जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। लोकसभा चुनाव के बाद क्या क्या परिस्थितियां इस दौरान में हुई है उसके संबंध में मैं वीडियो लगातार बना रहा हूं। क्या क्या देखने को मिला और आने वाला समय में हमको क्या क्या उससे सीख लेनी है, इसको समझने के लिए ही ये सब वीडियो मैं आप सबके समझने के लिए डाल रहा हूं। भले ही 2024 में 2004 जैसा अप्रत्याशित परिणाम नहीं आया जिस कारण इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर रह गया, लेकिन इस बार क्लियर मेजॉरिटी का नहीं मिलना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका ही है। मतगणना से 2 दिन पहले भाजपा को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल ने उसे सर्वसम्मति से भारी जीत दिलाई थी। लेकिन एग्जिट पोल मतदाताओं के मूड को गलत तरीके से पढ़ने से ज़्यादा शेयर मार्केट को लाभ लेने के लिए बनाया गया सा लगा और 13.78 लाख करोड़ के लाभ को भुनाते हुए भी देश ने देखा ही। इस चुनाव की बड़ी हेडलाइन यह है कि एनडीए ने जीत हासिल की है, ना कि भाजपा ने, जिसके पास 2014 और 2019 के विपरीत अब अपना बहुमत नहीं है। दूसरी हेडलाइन यह है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में कुछ खास नहीं कर पाए। वास्तव में देखा जाए तो भाजपा ने प्रधानमंत्री के गढ़ गुजरात में भी मतदाताओं का समर्थन खो दिया है और यह शिवराज सिंह चौहान का पुराना गढ़ मध्य प्रदेश है, जो पार्टी का नया किला साबित हुआ है, जहां पार्टी ने राज्य की सभी 29 सीटें जीती है, जिसमें आदिवासी सीट भी है। भाजपा को असली लाभ तेलंगाना और ख़ास तौर पर उड़ीसा में मिला, जहां वह राज्य विधानसभा में बहुमत वाली पार्टी के तौर पर नवीन पटनायक की जगह लेगी। आंध्र प्रदेश और बिहार में इसके सहयोगियों ने संख्याबल बढ़ाया है। यह तीसरी हेडलाइन है कि मोदी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे मजबूत क्षेत्रीय खिलाड़ियों के साथ गठबंधन चलाना होगा। मोदी के पीएमओ के पास पहले से कम शक्ति होगी। कांग्रेस के लिए इस बार यह असली सरप्राइज पैकेज था। इसने न केवल अपनी सीटों की संख्या 44 से 99 कर ली है, बल्कि इसने उत्तर प्रदेश में भी अपनी स्थिति मजबूत बना ली, जहां इसके उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा ने अमेठी में स्मृति ईरानी तक को हराया, वह सीट जहां से उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया था। अमेठी राज्य की असली कहानी बयां करती है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सीटें हासिल करने के बाद कांग्रेस को अब हिंदी पट्टी से ख़त्म नहीं माना जा सकता। संसद में इसे औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में अभी स्वीकार करना होगा। यह चुनाव 2 बातें साबित करता है। भारतीय राजनीति में सत्ता विरोधी भावना अभी भी एक कारक है, जो मोदी से लेकर नवीन पटनायक तक के बड़े नेताओं को भी कमज़ोर कर सकती है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस, जिसने पिछले साल अचानक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं विकसित की थी, ने केवल 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव हार गई, बल्कि आज लोकसभा की दौड़ में भी वो कहीं नहीं है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, जिन्हें कभी अपराजय माना जाता था, को चंद्रबाबू नायडू ने सबसे बुरी हार दी है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वह यह है कि विपक्षी सहयोगी दलों द्वारा अपने बीच स्पष्ट वोट ट्रांसफ़र सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हुए। अनुसूचित जातियों ने भी इस गठबंधन के लिए बड़ी संख्या में वोट दिया। यह इस प्रचार के कारण था कि भाजपा नौकरियों में आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान में संशोधन कर SC, ST, OBC के अधिकार समाप्त कर देगी। इस बीच बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का लगातार पतन बताता है कि दलित विकल्प तलाश रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि यह कैसे होता है। इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही पार्टियों को मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित डबल इंजन सरकार विफल रही, जो सपा और कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर रही, लेकिन भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की राय है कि यह विफलता योगी आदित्यनाथ की कम है, ज़्यादा अड़ंगा तो उनकी सरकार चलाने के तरीके में केंद्र के हस्तक्षेप का परिणाम है। योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा अभी भी बहाल हो सकती है अगर उन्हें राज्य को अपनी मर्जी से चलाने की पूरी छूट दी जाए। अफवाह यह है कि उनके कई उम्मीदवारों को भाजपा के आलाकमान ने नकार दिया। यह सब पार्टी के अंदर की राय आ रही है। भाजपा के लिए यह सीख है कि बार बार जीत हासिल करने के लिए केवल एक बड़े नेता पर निर्भर रहना गलत है। उसे राज्य के नेताओं को अपने दम पर
उभरने और फलने फूलने देना चाहिए। शिवराज सिंह के संसदीय राजनीति में जाने से इस पर इतना असर नहीं पड़ा है, लेकिन वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने से राजस्थान में इसका नुकसान तो हम लोग देख ही रहे हैं बीजेपी को कितना हुआ है। इस जनादेश के बाद मोदी के लिए सहयोगियों को समायोजित करते हुए आंतरिक असंतुष्टों के साथ शांति स्थापित करने की चुनौती होगी, जो उनके व्यवहार में तो है नहीं, लेकिन क्या पता परिस्थिति करवा दे। उम्मीदवारों के चयन और राज्य स्तरीय रणनीति में इस बार सबसे प्रभावशाली रहे अमित शाह के फैसले भी सवालों के घेरे में हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सकारात्मक बात भाजपा के लिए यह है कि भाजपा का कोई भी प्रमुख सहयोगी, चाहे वो टीडीपी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, या जनता दल यू, या शिवसेना शिंदे, या लोक जनशक्ति, विकास विरोधी या फ्रीबी यानी कि बिजली, बस सेवा, स्वास्थ्य आदि को मुफ्त करने के पक्ष में नहीं है, यानी कि अति कल्याणकारी नहीं है। जबकि इंडिया गठबंधन इन्हीं अति कल्याणकारी योजनाओं के बल पर चुनाव जीती है। नीतिगत स्तर पर बीजेपी को बड़े बदलाव की ज़रूरत इस समय नहीं है, लेकिन आंध्र और बिहार में केंद्रीय संसाधनों के लिए शायद रियायतें उन्हें देनी पड़े। बड़ी चुनौती संसद में नहीं, बल्कि इस साल होने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव में होगी, जहां भाजपा और सहयोगियों को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन राज्यों में जनता जागरूक हो गई और सवाल करने लगी है, और यही भाजपा की कमजोरी है। एक बात और स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के खराब प्रदर्शन के मुख्य कारणों में से एक अल्पसंख्यकों का पूर्ण एकता भी है। जहां दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग एकजुट हुआ, भाजपा वहां हारी। कहते हैं एकता में बल है, और इस मामले में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की एकता में भाजपा से आज़ादी है। हम लोग जानते हैं कि आदिवासी सिर्फ 8.6% हैं। दलितों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ये जनसंख्या 80% को पार कर जाती है। ताकत यहीं पर है, और इसी ताकत का इस्तेमाल इंडिया गठबंधन ने यूपी में किया तो भाजपा को दूसरे नंबर का पार्टी यूपी में बना दिया। लेकिन ऐसी एकता बिहार में नहीं हो पाई, क्योंकि इस समीकरण के मूल सूत्रधार नीतीश कुमार थे, जो भाजपा की ओर चले गए। आने वाले विधानसभा चुनाव में दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की एकता की दिशा में क्या हो सकता है, सामाजिक अगुओं को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। और कहा भी गया है, ये कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर अपने तबीयत से उछालो तो यारो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।